साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीक में नोटिफिकेशन आने जा रहा है और अच्छी खासी सीटें हैं, 1200 प्लस सीटें हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बट मैं अभी थोड़ा सा बात करूंगा, यहाँ पे हो सकता है बहुत चीज़ें आपको लिखी हुई ना दिखें, बट आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। इस बार ऐसे में भी आपने देखा होगा 71st बीपीएससी में कि पावर ऑफ माइंडसेट पे कैसे आया था। मैं यहाँ ऐसे तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। बट मैं बात करूँगा कि अभी सामने अपना प्रीलिम्स है। इस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए हमारा माइंडसेट एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन है, कोई भी लड़ाई है, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं या कुछ भी, उसमें आपकी एटीट्यूड का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप निगेटिव एटीट्यूड के साथ या पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को देखते हैं, इसका बहुत रोल होता है। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं सुबह से शाम तक, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। मैं अक्सर इस चीज़ पे बात करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रखिए, उससे आपकी आधी जो जर्नी है ना वो आसान हो जाएगी। अगर इमेजिन करो दो सिचुएशन को, एक फ्रेंड है आपका जो आपसे बात करके आपको हमेशा अपने टॉपिक के इर्द गिर्द लाता है, जबरदस्ती कोशिश नहीं करता है, उसकी माइंडसेट ही ऐसा है। आपने देखा होगा आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो जब भी बात करता होगा तो किसी पॉलिसीज पे बात आ जाती होगी, गरीबी पे, या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता होगा, या जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिलता होगा। पर्यावरण पे भी बात करता है, आप थोड़ा लाइट भी फील करते हैं और कुछ डिस्कशन भी हो जाता है और आपकी थिंकिंग आपको पता नहीं चलेगा, धीरे 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 आपकी थिंकिंग जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड या एग्जाम से अलाइन होती जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही दूसरी तरफ आपका कोई ऐसा भी फ्रेंड हो सकता है जो इधर उधर की बातें ज़्यादा करता हो, इसकी बुराई उसकी बुराई, या फिर नेगेटिव टॉक्स करे, या नेगेटिव टॉक्स ना भी करे तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आज क्रिकेट में ये हुआ, जिससे कि कोई आपका एग्जामिनेशन का लेना देना नहीं है। देखो, उससे ना आपको फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान होता है। आप लॉन्ग टर्म में उसको देखेंगे तो नुकसान होता है। खैर, ये जो हमारा डिस्कशन है ये इस पे नहीं है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। हमें ये है कि अगर आज मैं अपने आप को एडवाइस दे रहा होता, आज जैसे मैं अपने यंगर सेल्फ को देखता हूं या यंगर वंस में आपकी बात कर रहा हूं, कि अगर मुझे आज तैयारी करनी होती, या आप जिस स्टेज में हैं और इतने समय खर्च करने के बाद आज जो इस पूरी प्रक्रिया को मैं समझता हूं, तो मैं क्या एडवाइस देता, मैं क्या बताता। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हर चीज़ को जो भी मैं फील कर रहा हूं मैं वही बोलूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि जो आपको अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। देखो यार, मैंने दोनों चीजें देखी हैं, मतलब फेलियर्स भी बहुत बार देखी है, बहुत बार देखी है। ऐसा नहीं है कि वो लिख दें कि हाँ हाँ ये एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो गए हैं तो बस वही 5 एग्जामिनेशन दिए और सेलेक्ट हो गए हैं। यार, हर कोई उस मतलब दौर से गुजरता है, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, और हम भी उस दौर से गुजरे हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप डिस्करेज हों। इनफैक्ट उससे आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है कि हर विद्यार्थी गुजरता है, चाहे पैसों की तंगी हो या मतलब मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, तो जैसे मैं मतलब जब पढ़ाई शुरू किया, घर से बाहर निकला, तो मुझे याद है कि उस समय 200 रुपये कहीं रूम रेंट कम मिल जाए ना, तो इसके लिए हम लोग, मैं और मेरे दोस्त 3-3 4-4 दिन घूमते थे। देखो, हो सकता है कि आज वो 200 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, बट आज भी कोई ना कोई विद्यार्थी इसमें जरूर होगा जिसके लिए वो 200 रुपये बहुत है। मैं ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूं जिससे मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जिन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि पैसे नहीं थे और उन्होंने फॉर्म नहीं भरे। ये बहुत ही मतलब इस स्थिति में हो सकता है कि आप नहीं हैं, आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे, बट जो इस स्थिति में है वो इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो चलिए हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला बात ये है ना कि आप ये समझो कि एक वर्ड होता है नामुमकिन और एक वर्ड होता है मुश्किल। इन दोनों वर्ड को आपको डिफरेंशिएट करना होगा। देखो, ये एग्जामिनेशन मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। मुश्किल चीजों को मेहनत से हासिल किया जा सकता है। नामुमकिन कहां से लगने लगता है? जब आपके अंदर डर बैठ जाता है, जब आपके अंदर डाउट आने लगता है, सेल्फ डाउट आने लगता है। लोग इस जर्नी में आपसे कहेंगे कि आसान रास्ता चुन लो। आप मुझे बताओ कौन सा एग्जामिनेशन है जो आसान है? अगर आपको लग रहा होगा कि यूपीएससी का जो फील्ड है वो इजी है, सॉरी डिफिकल्ट है, और अन्य जो रास्ते हैं वो आसान है, ऐसा नहीं है। हर जगह आप जाकर देखो, जैसे जैसे आप ग्रेड्स में नीचे जाते जाओगे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो एक लेवल पे जहां क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हो सकता है कि वहां कम होगा, बट जहां तक बात नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की आएगी, क्योंकि सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है जितना सीट है,
तो सबसे पहली आप चीज कीजिए कि इसको मुश्किल मानिए, नामुमकिन नहीं। पहले दिमाग ना जब चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। जैसे आपके अगर 500 रुपए आज मानो गिर गए, आपका मन तब तक बेचैन रहेगा जब तक कि वो 500 रुपए के बारे में आप सोचते रहेंगे कि कहीं मिल जाए, कहीं इधर खोज लूं उधर खोज। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो पैसा मेरा गिर गया, अब वो नहीं मिल सकता है, जब अपने मन को समझा लेते हैं, दिमाग वहां से हट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझो कि एग्जामिनेशन कोई भी, जैसे मैंने कहा कि डिफिकल्ट है, अब यहां भी एक पेच है। एग्जाम डिफिकल्ट है, मीडियम नेचर का है या इजी है, ये आप तय करते हैं। आपको अजीब लगेगा कि ये मैं तय करता हूं या कमीशन तय करता है, नहीं, कमीशन भी तय करता है बट लार्जली आप तय करते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे। आप किसी भी पर्सनालिटी को आप इमेजिन कीजिए, आप जिनको जानते होंगे, जैसे एजुकेशन के फील्ड में आप जिन लोगों को जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि विकास दिव्यकीर्ति सर हैं या ओझा सर हैं, इनकी पर्सनालिटी को आप देखेंगे तो दोनों का इमेज आप इमेजिन करते हैं, तो क्या दोनों का इमेज सेम आता है आपके दिमाग में? दोनों का व्यक्तित्व तो सेम लगता है? क्या दोनों जो है वो हम्बल हैं? क्या कोई, मतलब दोनों का पर्सनालिटी में आपको खास अंतर आएगा। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ देखें तो आप प्रेमानंद जी महाराज को देखेंगे या जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, आप में से बहुत सारे लोग इनको देखे होंगे, इसलिए मैं इन एग्जाम्पल्स को कोट कर रहा हूं। तो क्या दोनों के लिए आपके मन में सेम इमेज आया? नहीं, इन्होंने अपने व्यक्तित्व से उस तरीके का अपना इमेज गढ़ा है। इनका व्यक्तित्व बताता है। आप दोनों के बारे में सोचते हैं, क्या आपको हिटलर के बारे में और गांधी के बारे में सोचकर सेम ख्याल आता है? नहीं आता है। सेम आप अगर देखेंगे तो एग्जामिनेशन को भी लेकर है। आप कौन सा सब्जेक्ट को किस किताब से पढ़ते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, कितना आंसर राइटिंग करते हैं, कितना थिंकिंग करते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, वो एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत डिसाइड करती हैं। बहुत चीज़ें बहुत माइन्यूट होती हैं, एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जामिनेशन, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैराथन है, मैं भी मानता हूँ कि मैराथन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्प्रिंट है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों है। मैराथन इस सेंस में है कि आपको पेशेंस बहुत लंबा चाहिए, परजिवियरेंस चाहिए, आपको लगे रहना होगा। एक दो सब्जेक्ट नहीं है, पूरा इतिहास समझना है, पूरा हिस्ट्री जो ज्योग्राफी समझनी है, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हर सब्जेक्ट को, देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं, हर चीज़ पे बारीकी से आपको नज़र रखना है। ऐसे सिचुएशन में आप खुद इमेजिन करके देखिए कि क्या ये 1, 2, 10, 15 दिन का गेम है? बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता भी तो बहुत सारे लोगों के लिए होता, फिर कंपटीशन सेम रहता। ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप पूरी तरीके से जब एक बार मैराथन की तरह इसको प्रिपेयर करते हैं, फिर आपके लिए स्प्रिंट बनता है। नाउ इसमें एक काम जरूर हो सकता है कि आप इसको, जब डिफिकल्ट लेवल का है तो आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू ये कर सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन को इजी कैसे बना लें। अब उसके लिए आप क्या करते हो? जैसे मान लो कोई नया बच्चा है, मैं मान के चलता हूं कि बीपीएससी के बारे में शून्य पता है, तो मैं एक एग्जाम्पल और भी अगर मैं कोट करूं यहां पे, जैसे आपको मान लो कोई गाड़ी खरीदनी है, आप क्या करते हो? डायरेक्टली शोरूम में जाते हो क्या कि मैं जाता हूं और गाड़ी खरीद लेता हूं, बाद में चल करके आपको पता लगेगा अरे ये तो गाड़ी बहुत ही कम माइलेज दे रही है, या आपको पता लगे इस गाड़ी जो है बहुत ही मतलब स्टिफ है, जो है कंफर्ट इस गाड़ी में नहीं है, या किसी को भौकाल चाहिए कि रोड प्रेजेंस चाहिए तो वो इस गाड़ी में नहीं, किसी को कलर चाहिए कि ब्लैक कलर चाहिए, व्हाइट कलर चाहिए, या किसी को साइज बड़ी चाहिए या साइज कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, किसी को चाहिए कि नहीं हमें मेंटेनेंस जो है, ये आपके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है या आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सेम चीज आप एग्जामिनेशन के साथ भी करते हैं। आप चीजों को पहले समझिए, एक एक चीज समझिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या कहता है, क्या हम जो मटेरियल पढ़ रहे हैं, देखो एनसीईआरटी की किताब हो या न्यूज़पेपर हो, उसको आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन के हिसाब से नहीं तैयार किया गया है। आप इस बात को समझो। आज मेरे से किसी बच्चे से बात हुई, मेरे ब्रदर के जान पहचान के किसी ने कहा कि एक छात्र है और आपसे बात करना चाहता है, तो मैंने बात किया, तो उन्होंने पूछा मेरे से कि मैं कौन सा मैगजीन पढ़ूं। अब देखो उनको नहीं पता था मेरे बारे में, ऑफ कोर्स नहीं पता था उनको मेरे बारे में, तो उन्होंने, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं बोल दूं कि नहीं मेरा मटेरियल आप पढ़ लो, मेरा मटेरियल बेस्ट है, मैंने जो काम किया है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो खुद से पहुंच पाते हैं यहां तक तो ठीक है। बट मैंने उनको नहीं कहा कि आप मेरा मटेरियल पढ़ो, मैंने इतना बस बताया, क्योंकि देखो उन्होंने जब पूछा मेरे से तो मेरे दिमाग में चला कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कौन सा ऐसा मटेरियल बताऊं।
बट आप खुद मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरी जगह होते तो आप कौन सा मटेरियल बताते कि करंट अफेयर्स के लिए हम क्या पढ़ें। अगर ऐसा कोई मटेरियल होता तो मेरे लिए भी आसान होता, मैं वहीं से कट कॉपी पेस्ट करता और आपको भी दे देता। अगर वो बेस्ट मटेरियल होता तो क्या जरूरत है कहीं और जाने की। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे यही कहा, जो मेरा आंसर था कि देखिए एक सोर्स पे आप रिलाई मत कीजिएगा, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है जो मटेरियल्स हैं, जो टॉप 2 या 3 जो मार्केट में बेस्ट मटेरियल्स हैं, आप उनको ले लीजिएगा और उनसे अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। बट फिर भी गारंटी नहीं होगी कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक तरफ अपना आप सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले को लगेगा ना कि आप अपनी तारीफ ही करेंगे ना, तो वो स्टूडेंट्स के थ्रू आने दो। और फिर दूसरे का हम एक तो पता भी नहीं है कि वो कितना डिटेल में है। लेकिन हाँ, पास्ट में अगर हमने हर एक मैगजीन को फॉलो जरूर किया है, ये बात सत्य है कि हर एक मैगजीन को हमने देखा है, और कोई भी मैगजीन जो रिक्वायरमेंट है आपका उसको कवर नहीं करती है। तो ये एक डिलेमा आपके सामने रहेगा। नाउ एक और चीज आप इस प्रिपरेशन में ध्यान रखिएगा कि आप ये चीज मान के चलिएगा कि आपकी हार हो सकती है। मैंने कहा ना कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जब आप ये मान के चलेंगे ना, तो जब आप गिरेंगे, अधिकतर लोग गिरेंगे, ये बात मान के चलिएगा, तो उठना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप अच्छे से मेहनत करेंगे। या पिछली बार अगर आपने गिरा होगा तो आज आपको पता होगा कि वो कौन सा गड्ढा था, खाई थी, कौन सा वो ऐसा औजार था जिसने मुझे गिरा दिया, और मैं उस पर काम करूंगा या करूंगी और उससे आगे बढ़ेंगे। यही तो आगे बढ़ने का तरीका है ना। नहीं तो सब लोग एक अटेम्प्ट में कर जाते। और ये आपको सिखाएगा कि कभी ईल्ड नहीं, मतलब नेवर ईल्डिंग जो एटीट्यूड होता है ना, नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड होता है, वो आपको सिखाएगा। इस जर्नी में आपके साथ एक और चीज होगा, आपको हर 2-3 दिन पे लगेगा कि क्या मेरे से हो पाएगा। एक आध लोग आसपास के भी बोल देंगे कि यार देखो यार, कोई और एग्जामिनेशन देख लो, इसमें तो बहुत कंपटीशन है, बहुत कम सीट है, इसमें कई लोग नेगेटिविटी भी फैला देंगे कि इसमें ऐसा ऐसा हो जाता है, वो हो जाता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि देखो, इनका कोई स्कोप नहीं है। अगर आप डिटरमाइंड हो कि आपको रैंक चाहिए, तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, डोंट थिंक अबाउट देम। आपके कंट्रोल में है कि आप मेहनत कर सकते हैं, आप मेहनत पे ध्यान दो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि पावर ऑफ माइंडसेट पर जो ऐसे है, आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं। नहीं तो आप क्रिकेट में बहुत सारे लोग रुचि रखते होंगे, तो जैसे मैंने देखा कि न्यूज़ में ही देखा कि वैभव सूर्यवंशी तो बहुत ही यंग चाइल्ड है, बहुत ही यंग चाइल्ड है, और उसने बुमराह मतलब काफ़ी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड प्लेयर है आज के दौर में, और उनकी बॉल पे अगर कोई छक्का लगाता है और लगातार 2 छक्के मार दे एक ओवर में, बहुत बहुत मतलब आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। माइंडसेट चाहिए, नहीं तो हाथ कांपने लगेगा कि ऐसे बॉलर्स जिनको बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेल पा रहे हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि आपको अपने माइंडसेट को ट्रेन करना होगा। आपके सामने असंख्य एग्जाम्पल है जो झुके नहीं। आप भीमराव अंबेडकर जी का एग्जाम्पल लीजिए, आप गांधी जी का लीजिए, आप बिहार से हैं मांझी जी का एग्जाम्पल लीजिए। उन्होंने, दशरथ मांझी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो उनका संकल्प था, जो उनका दृढ़ संकल्प था, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको पहाड़ तोड़ना है या उतनी मेहनत करनी है। हम लोग तो मतलब उनका एक फ्रैक्शन में भी मेहनत नहीं कर पाएंगे। खैर, सोच के ही डर लग जाता है कि इतना मेहनत कोई कैसे कर सकता है। सच में मैं मतलब 2 बार विजिट करने का, मुझे शायद 2 बार विजिट करने का मौका मिला है, लास्ट ईयर भी। मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप वहाँ खड़े होते हैं और ये दृश्य को इमेजिन करते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई इतना, अगर कोई और कर सकता है इतनी मेहनत, वैसी स्थिति में कितने लोग ताने मारे। आपने मूवी में भी देखी होगी, और क्यों, मतलब बहुत कम मूवी में दिखाया जाता है, बहुत लोग उनको ताना मारा होगा, बट फिर भी उन्होंने जिद था, एक जिद। देखो, अगर आप जिद पकड़ लोगे ना, आप कर जाओगे। कोई भी एग्जामिनेशन डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो कहता हूं कोई भी काम डिफिकल्ट नहीं है, जिद होनी चाहिए। पता है जिद से क्या आता है? जिद से आप डिस्ट्रैक्शन आपका खत्म हो जाता है। जैसे ही आप जिद्दी बनते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बारे में कौन क्या कमेंट पास कर रहा है। क्यों फर्क पड़ना चाहिए? आपके बारे में कोई क्या उल्टी सीधी बोल रहा है, उनको नेगेटिव नहीं बोलना है। आप उस पर कान अपना दो ही नहीं। क्या आपके पास इतना फ्री का टाइम है कि आप जस्टिफाई मत करो किसी को। मैं बार बार आपसे एक चीज बोलता हूं कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। जो आपके शुभचिंतक हैं, मैंने इसको पहले भी कई बार बोला है, वो उनको आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता हैं, अगर आप रात में जगकर मेहनत कर रहे हैं ना, तो उनको दिखता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची रात में जगकर मेहनत करता है। कभी रात में उठेंगे वो
शौच जाने के बहाने शौच के लिए ही उठेंगे, लेकिन देखेंगे कि अभी भी जल रहा है, उसकी आंखों के नीचे काला पड़ गया है और उसमें एक जिद दिखाई दे रहा है। भले आपके सामने वो आकर के कुछ कह देंगे, लेकिन उनके मन में ये जरूर भाव आएगा कि हाँ, मेरा बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? और जो आपके क्रिटिक हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, आप उनको कलेजा भी ले जाकर उनके सामने आप अपना रख देंगे तो उनको लगेगा कि ये नकली है, या खून से आप कुछ कर देंगे तो उनको लगेगा कि ये एनिमल का या बकरी जहाँ कट रही होगी ये उसकी खून से इसने कुछ कर दिया है। कहने का आप तात्पर्य समझ रहे हैं। आप किसी को कन्विंस करने पे आप अपना समय जाया मत कीजिए, ठीक है? और प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिए। मैं जो MS धोनी हैं उनकी आप एक बातें सुनी होगी, वो मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने एक चीज़ कहा कि मैं इस चीज़ पे नहीं ध्यान देता कि आउटकम क्या होगा। गीता में भी इस चीज़ को कहा गया है, जैसे ही आप आउटकम से अटैच होने लगते हैं ना कि रिजल्ट आना ही है, वैसे आपको ना एक अंदर से डर की फीलिंग आने लगेगी और वो अच्छी स्थिति नहीं होगी। आप डरेंगे तो आप सोचिए ना कि एक एक स्टेप है और मुझे एक एक स्टेप को पार करना है। एक चैप्टर है, कोई एक चैप्टर जैसे कि हमने मान लो गवर्नर किया, गवर्नर जनरल्स किया, या 1-2 मई की करंट अफेयर्स को किया, 3 मई की करंट अफेयर्स को किया, तो आप सोचो कि मुझे आज इन इंफॉर्मेशंस को जानना है और सीखना है। बल इस चीज पे नहीं देना है कि मुझे मगअप कर लेना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। कनेक्ट करना आप सीख लो, चीजों से कनेक्ट करना आप सीख जाओगे तो आप चीजों को कर जाओगे। जैसे अगर इंडिया में कोई घटना हो रही है, अगर पॉलिटी की घटना है, तो क्या हमारा आर्थिक हित उससे कोई प्रभावित हो रहा है? क्या उस पॉलिटिकल न्यूज के कोई अन्य मायने, क्या सोसाइटी पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या उसके कुछ इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी में कोई डायमेंशंस हैं? आप चीजों को इंटरकनेक्ट करने की आदत डाल लो। और एक चीज और करना, ये पूरी प्रिपरेशन साइकिल हमने कहा ना थोड़ी सी लंबी है, अपने आप को बर्नआउट नहीं होने देना है। इसके लिए 80 to 85% आप मेहनत करना, 15% खुद के लिए टाइम निकालना, किसी दोस्त से जिसको लगता है कि अच्छी माइंडसेट का है, जिससे बात करके आपको फ्रेशनेस की फीलिंग आए, थोड़ी अच्छी मोटिवेशन। ये नहीं कि बात करने के बाद ऐसा लगने लगे कि यार कैसे जल्दी जल्दी हट जाए यहाँ से, या माथा आपका लगे कि दिमाग भारी हो रहा है। ऐसा नहीं, किसी दोस्त से लगता है कि आपको बात करके या मिल करके या एक कप चाय पी करके, वैसे मैं चाय को प्रमोट नहीं करता, बट अगर एक कप लगता है कि आप चाय को पी करके आपको अच्छा फील हो रहा है, आपके अपने पेरेंट्स से बात करके अच्छा फील हो रहा है, पार्क में जाकर अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा पैदल चलने से अच्छा फील हो रहा है, कोई खेल खेलने से, थोड़ी देर के लिए खेलने से एग्जॉस्ट नहीं करना है बॉडी को, तो वो आप कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट में 1-2 और बातें मैं आपको बताता हूं कि एक और काम आप कर सकते हैं जो आपको एस्से में भी हेल्प करेगा, आपके मेंस आंसर में भी हेल्प करेगा, कि आप जो भी बड़े लोग हैं ना उनके बारे में 10 मिनट 20 मिनट रोज पढ़िए। आप गूगल करके पढ़िए, किताब एक आध लाइए, उनके बारे में पढ़िए। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, या फिर गांधी जी हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं आप किसी के बारे में पढ़ सकते हैं, या आपकी इच्छा है भगत सिंह जी हैं। आप जो हमारे ऐसी पर्सनालिटीज है ना, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और आप सिर्फ पढ़िए नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन में लिखने के लिए मत पढ़िएगा, उनको पढ़िए जानने के लिए कि इन्होंने कैसा जीवन जिया होगा, क्या माइंडसेट रही होगी इनकी, कैसे इन्होंने इतना स्ट्रगल किया होगा। खुदीराम बोस को आप पढ़ेंगे, आप भगत सिंह को पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। तो ये आपको ना इस स्ट्रगल में मजा आने लगेगा, इस स्ट्रगल को, इस जर्नी को आप इंजॉय करने लगेंगे। अगर आपको फिर भी मोटिवेशन नहीं आता है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन का स्रोत मुझे जो लगता है, विजुअलाइज जो आपकी परिवार की स्थिति है, आपके माँ बाप की स्थिति है, आपकी घर की स्थिति है, आस पड़ोस में आपकी स्थिति है, क्या आप चाहते हैं कि पूरी जीवन वो स्थिति बरकरार रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सिर्फ स्थिति BPSC या कोई अन्य गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से ही बदली जा सकती है, नहीं। अगर आपका मन नहीं लगता है, मैं एकदम खुले शब्दों में कहता हूं, अगर आपका तैयारी में मन नहीं लगता है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप तैयारी करके ही जीवन में आप अपने परिवार की स्थिति या एक बेहतर जीवन आप जी सकते हैं। लाइफ का ओवरऑल पर्पस क्या है कि एक हैप्पी लाइफ आप जिए, एक बेहतर जीवन जिए। आपको अगर लग रहा है कि नहीं, मैं इस जर्नी में कुछ सीख लूंगा और मैं आगे काम करना चाहता हूं, सच में काम करना है, नॉट बिकॉज कि आपको सोसाइटी ने कह दिया है कि SDM बनना है, बहुत रौला है, पावर है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, बट आपका भी मन होना चाहिए, नहीं तो आपको रोज वो बर्डन के रूप में लगने लगेगा। बाकी अगर सब्जेक्ट्स पे तो हमने बात नहीं की, सब्जेक्ट्स पे हम डिफरेंट अलग से बात करेंगे, बट मैं इतना कहूंगा कि मेरे से कई लोग पूछने लगते हैं, देखिए यहाँ भी कई बार
स्थिति मेरे लिए नाजुक हो जाती है कि मैं कौन सा बुक पढ़ लूँ। देखो, अगर बहुत लंबा समय है तब तो आप सारी स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी आप पढ़ो, लेकिन अगर कम टाइम है तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन की जो चांसेस है ना वो बहुत गिर जाएंगे। आप उनसे compete नहीं कर पाएंगे जो आपके लिए एक डेडिकेटेड 10 लोग काम कर रहे हैं एक आदमी के लिए, और एक आदमी खुद से अकेले सीखते सीखते उसको लग जाएगा 1-2 साल 3 साल समय लग जाएगा। तो इस चीज को आपको समझना है। हाँ, इसके भी डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि हो सकता है कि आप किसी के नोट से डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो कोई चीज आपको याद ना है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल वे में आप देखोगे तो 2 सवाल आप कम अटेम्प्ट कर लो, बट मेजोरिटी सवाल सही हो जाए। यहाँ 100 में 100 नहीं लाना होता है। तो अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी टाइम को एसेस करना है। मैं इतना कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को ग्लैंस कर लीजिए हल्का सा, बहुत समय नहीं देना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है, एडिटोरियल पढ़ लीजिए और कर्सरी लुक के साथ आप चीज़ों को देख लीजिए। बाकी बनी बनाई अगर आप मटेरियल आपको मिल जाता है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, बशर्ते कि वो मटेरियल पीवाईक्यू को हिट कर दे। वो मटेरियल आने वाली परीक्षा पीवाईक्यू, देखो एक और चीज़ होता है कि कई सारी जगह आपको मटेरियल ऐसा मिलेगा कि पीवाईक्यू को बुक में क्या करेंगे, जानबूझ करके इंक्लूड कर देंगे। आप जब किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इस किताब में तो ये लिखा हुआ है और ये सवाल आया था। तो ये एक माइंड से खेलने का तरीका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि एक वो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है या नहीं, इस पे ज़्यादा बल आपका होना चाहिए। और ये आप काम कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर किताब देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो आप ये देखिए, जो चीज़ आपको आती है, कोई तो एक टॉपिक आता होगा, प्रियम्बल आता होगा, आपको मान लो कि गंगा नदी के बारे में कुछ आता होगा, तो उसी को देख लो और देखो कि क्या हर चीज़ हर डायमेंशन को कवर किया है, फिर आप देख लो। एक और चीज़, डेली रूटीन में मुझे ऐसा लगता है कि एक करंट अफेयर्स को आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नया होता है, हर किसी के लिए होता है, वो समझना पड़ेगा। और 2 अन्य सब्जेक्ट्स को आप रख करके डेली 3 सब्जेक्ट्स के साथ आप जस्टिस कर सकते हो। 5-6 रख दोगे फिर किसी पे मतलब रिवीजन जल्दी हो नहीं पाएगा चीज़ों को। और 8 से 9 घंटे की आप रेगुलर पढ़ाई करो अगर आप फ्री हो। अगर जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए मैंने कई बार कहा है कि आप वर्किंग होते हुए वहाँ का टाइम का यूटिलाइज कीजिए। आप एक टैब जरूर रखिए, नहीं टैब है अगर आपके पास तो सिस्टम जरूर मिला होगा जहाँ काम करते होंगे। आजकल तो हर जगह कंप्यूटराइजेशन हो गया है। या फिर आप अपने मोबाइल में ही कहीं कहीं ट्रैवल करते हुए कुछ फैक्ट्स को देख लिए, कोई पीडीएफ है उसको देख लिए, कुछ कान में लगा करके सुन लिया, बट रैंडम नहीं सुनना है। ये इंश्योर करना चाहिए आपको कि हाँ, आप जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा तो ये पीडीएफ दोबारा देखेंगे। एक बार पीडीएफ देखने से काम नहीं चलेगा, फिर मत देखिए आप। कोर सब्जेक्ट्स, नॉन कोर सब्जेक्ट, कोर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जैसे कि हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, बिहार स्पेशल है। इन एरियाज से बीपीएससी बहुत सवाल पूछता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि कोई भी मटेरियल मत उठाओ, आप मत पढ़ो उसको अगर आप रिवाइज नहीं कर सकते हो तो। क्यों टाइम खराब करना है, मत खराब करो। अगर कोई किताब आपको लगता है कि 3 बार नहीं पढ़ सकते हो, देखो ह्यूमन बींग्स, हमारी अपनी मेमोरी की भी लिमिटेशंस हैं, तो मत उसको पढ़ो। और समझने पे आप ज़्यादा फोकस करना चीज़ों को, क्योंकि समझ जाओगे तो फिर उससे ब्रांचेज निकलने लगती हैं, आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाते हो। और ये एग्जामिनेशन कोई रिसर्च ओरिएंटेड एग्जामिनेशन नहीं है कि आपने जो एकदम इनोवेटिव कोई चीज़ खोज दी। आंसर में इनोवेशन जरूरी है, बट यहाँ पे रिपीटेड चीज़ें बहुत काम करती हैं। कौन नहीं जानता है कि मौर्य कला हर बार पूछा जा रहा है, पाल कला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इन चीज़ों पे प्रैक्टिस बना लेगा, वो बढ़िया से लिख करके आ जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का बहुत सारी चीज़ों पे हमने आज बात की, थोड़ा वीडियो ज़रूर लंबा हुआ, बट आप प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हर एक एस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए, एग्जामिनेशन के नेचर को समझिए, दोस्ती किन से करनी है, किन से कितना बात करना है, कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे अपने आप को इंगेज भी रखना है और रिक्रिएशन का माध्यम भी होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छे लोगों के बारे में आप पढ़िए, सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखिए, टाइम का यूटिलाइज करना सीखिए। अगर हर एक एस्पेक्ट पे थोड़ा थोड़ा, आज से कल जितना आप थे आज थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन डन है। माइंडसेट का ही टोटल गेम है। अगर माइंडसेट आपका ठीक है, अगर आप मतलब टू डू एटीट्यूड है आपके पास कि मुझे करना ही है, इफ बट वाला सवाल आपके पास नहीं है तो आप कर जाएंगे। नहीं तो देखो, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो बोल देंगे कि बहुत मुश्किल है, ये है वो है, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आप बहुत समझदार हैं और मुझे लगता है आप पढ़िए, तैयारी कीजिए। जितनी बातें बोली हैं थोड़ा भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो मुझे लगेगा कि जो अभी मेरा गला सूख रहा है वो सार्थक रहा। धन्यवाद।